है ना, ठीक है। हु हैज द पावर, हम समझ गए, एक लाइन बताओगे हम जान जाएंगे। हु हैज द पावर, स्टार्ट कर दिया है, कैमरा चल रहा है, हाँ। हु हैज द पावर टू एडजुडिकेट द मैटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई लड़ाई आ जाए, तो उसको एडजुडिकेट कौन करेगा, कौन फैसला करेगा उनके बीच में, जैसे जी प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट नहीं करेगी। देखिएगा, सबसे पहले एक बात जान लो, हाँ अच्छा देख लेते, देख करते हैं, सही आपने अंदाजा किया, बहुत अच्छी बात है, अंदाजा किया आपने, हाँ हाँ समझ गए, कुछ अंदाजा किया आपने। हमारे पास तीन तरह के पावर हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। एक है गवर्नमेंट जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट हो गया, और एक हो गया जुडिशरी। अब जुडिशरी इसीलिए है कि यहां कुछ उलझन पैदा हो तो यहां पे आए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा जुडिशरी का पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा पावर है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट। इस पे स्पेलिंग गलत होती है लिखने में, हाथ नहीं चलता है ना सही से। सुप्रीम कोर्ट को देखिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट के पास तीन तरह के पावर है, चार तरह के एक तरह से। एक है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल का मतलब ये कि ये सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, कोई दूसरा देखेगा ही नहीं। एक है अपीलेट, ठीक है, यानी अपील किया जाएगा, मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कोई, तो हमने इसे चैलेंज किया कहां, सुप्रीम कोर्ट में, एक हो गया। तीसरा हो गया रिट, और चौथा हो गया एक और लिखा हुआ है ऑप्शन में, बताओ जरा, चार ऑप्शन है, ऑप्शन बताओ। हाँ एडवाइजरी, ठीक है, एक है एडवाइजरी, तीनों हम सब समझा दें। देखो ओरिजिनल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, कोई और कोर्ट देख नहीं सकती, गौर कीजिएगा। अपीलेट का मतलब अपील कर लेना, नीचे फैसला हो चुका हो कोर्ट से, फिर आगे फैसला कर लिया जाए। और रिट का मतलब ये रिट लिखा है, ये ई नहीं है, ठीक है, रिट ये ई नहीं है, ओके। तो रिट हो गया आपका जो आर्टिकल 32 में बताया गया है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्क्यूलरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, है ना, ये पांच चीजों का फैसला रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये एडवाइजरी है, एडवाइजरी का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया जाएगा, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, अब 143 के अकॉर्डिंग बताएगा अभी, ठीक है। तो जो ये है कि सेंटर और स्टेट की जो लड़ाई होगी, जो डिस्प्यूट होगा, इसको सॉल्व कौन करेगा, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरा देख ही नहीं सकता इसे, ठीक है। और ये भी बता दे रहे एडवाइजरी, ये आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट को कोई मसला हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाके एडवाइस ले लेगा कि इसको लॉ क्या कहता है, इस लॉ को बनने देना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए, या बनेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीजें मशवरा लेगा किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो इसको आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 143 को याद करने के लिए लोग कहते हैं, स्टूडेंट ने बना रखा है आई लव यू आर्टिकल, ये हो गया एक लेटर, ये हो गया चार लेटर, ये हो गया तीन लेटर, तो 143 याद हो जाता है, ठीक है। और आई लव यू आर्टिकल का मतलब इंटरेक्शन भी होता है सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट का, इसलिए आई लव यू आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। 143, तो पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के, सेंटर और स्टेट की लड़ाई जो है वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। अच्छा एक बात और इसी में जान लो, स्टेट की लड़ाई हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। अब देख लो, हरियाणा और दिल्ली की लड़ाई होती है किस बात पे, हरियाणा कहता है यमुना का पानी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली कहता है हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हरियाणा कहता है इतना परसेंट हम, दिल्ली कहता है इतना परसेंट हम, तो दोनों में इस परसेंटेज पे लड़ाई हो जाती है। तो इस मामले को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। कर्नाटक और तमिलनाडु में लड़ाई होती है, तमिलनाडु कावेरी रिवर पे कि इतना पानी हम इस्तेमाल करेंगे, इतना हम, तो ये भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और आप लोगों ने बहुत फेमस क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article says about protection environment of environment? एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कौन से आर्टिकल है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फंड, हाँ
148 जो है ये सीएजी के लिए है, आर्टिकल सीएजी कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके लिए है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आप पहले समझिए कि किस पार्ट में जाए, तो ये पार्ट सर कौन में हाँ डीपीएसपी में जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 आर्टिकल तक है। इस आर्टिकल में एक आर्टिकल है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 48 है। इसमें ऑप्शन कैसे जान पाओगी, इसमें थोड़ा इटैलिक थोड़ा चेंज लिखा है मैंने आंसर को, है ना, आंसर को थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा सा कर दिया, क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये बात हो गई, हमने पहले 2 क्वेश्चन करा दिए। एक तो सेंटर स्टेट की लड़ाई डिस्प्यूट को कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। 2 क्वेश्चन करा दिए पहले क्वेश्चन उसके। अच्छा ये शेयर कर लेना तुम लोग, ग्रुप जो बनाए होंगे उस पर, या ग्रुप पे शेयर कर लो, ग्रुप पे होगे ना, शेयर कर लो। ओके नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 48A है, 148A नहीं, 148, हाँ कोई आर्टिकल ही नहीं, 148 है जो सीएजी के लिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो आप लोग समझ लीजिए। हाँ जी, कल हमने बताया था, जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। तो कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई कि इस पे रिसर्च करे कि क्या हमारे यहाँ पंचायती राज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस पे बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, उसने रिसर्च किया और कहा कि होना चाहिए, तो बनाया गया। अब एक बात और सुन लीजिए, पहले पंचायती राज हुआ करता था आर्टिकल 40, देख लेना, पहले डीपीएसपी में हुआ करता था पंचायती राज, ठीक है। मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 40, लेकिन आर्टिकल जैसे 44 जो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। आर्टिकल 40 मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप लोग इसको दुरुस्त कर लेना कि आर्टिकल 40 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 कहता था कि देयर शुड बी अ पंचायती राज इन डिस्ट्रिक्ट्स या इन विलेजेस। तो विलेज में सबसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले पंचायती राज कब स्टेब्लिश किया गया, तो ध्यान दे लीजिएगा प्लीज कि सबसे पहले पंचायती राज जो स्टेब्लिश किया गया, जी 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 बिल्कुल सही है आप, बहुत अच्छा, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौरी चाहे याद कर लीजिए, वही नागौर डिस्ट्रिक्ट का है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज स्टेब्लिश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब रिकमेंड किया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, तो अमेंडमेंट हुआ, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। इन दोनों अमेंडमेंट के तहत, ये 1992 में हुआ है, ठीक है, 1992 में हुआ है और इंप्लीमेंटेशन 1993 में हुआ है। तो इन दोनों को रिकमेंड करके बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज को स्टेब्लिश किया। अब पंचायती राज को जब स्टेब्लिश किया तो आर्टिकल इतने बढ़ गए, पहले एक ही आर्टिकल था 243, अब ये आर्टिकल हो गया 243, ए बी सी डी, जी हाँ जी जी वही बता रहे हैं कि जी पे आ गया, फिर पंचायती राज में आया तो आर्टिकल 243 एच, फिर जेड तक गया, फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड टी, जेड क्यू, इस तरह से गया, ठीक है। ये म्यूनिसिपालिटी के लिए है और ये पंचायती राज के लिए। पंचायती राज मतलब गांव में और म्यूनिसिपालिटी मतलब शहरों में, पंचायती राज हो गया, इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और ये हो गया म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी, ठीक है। आप लोगों ने स्टडी कर रखा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी के तहत ये सब सारी चीजें की गई थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 79, एम आई राइट, क्या कौन सा, 74, ठीक है 74, देयर शुड बी ए पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 है,
ठीक है, अब याद नहीं है हमको, अंदाजे से पहुंच जाते हैं कि हाँ वो आर्टिकल होगा, है ना। तो आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लो क्या है। प्राइम मिनिस्टर है, जब आपकी गवर्नमेंट बनती है तो उसके अंदर 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। एक मिनिस्टर होते हैं जो सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं, उन्हें कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। एक होता है सेक्रेटरी वगैरह तो बहुत बाद के हो गए। एक हो गया मिनिस्टर, एक हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यानी कि स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं उनको। और एक हो गया डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। 3 तरह के मिनिस्टर हो गए। अच्छा, इन खुफिया तौर पे मिनिस्टर है जो उनको खुफिया मशवरा देते हैं, तो उनको कहा गया किचन मिनिस्टर, ठीक है। तो किचन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत ने अपनी किताब में मेंशन भी किया है, इसलिए हमने मेंशन किया, ठीक है। तो 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। इसमें जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, जैसे इलेक्शन हो गया 2024 का इलेक्शन आप लोगों के सामने हुआ, 4 जून को उसका रिजल्ट आया था, तो 4 जून पिछले साल 2024 में, तो उसमें हुआ कि जैसे बीजेपी ने अपना मेजोरिटी साबित कर दिया, 272 से ज्यादा सीटें ले आए, तो उनको बनाना था। तो उन लोगों ने, जो लोग उनके 272 मेंबर थे, उन लोगों ने अपना एक बंदा चुना कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर हो गए तो किसके पास आया? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने इनको वोट दिलाया और उसके बाद उनसे पूछा कि आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करोगे उसमें कौन कौन मिनिस्टर क्या क्या रहेगा। जैसे अमित शाह होम मिनिस्टर रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहेंगे, तो ये सब इन्होंने ये रिकमेंड करते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट उनको वोट दिलाता है एज ए होम मिनिस्टर, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, एज ए टेक्सटाइल मिनिस्टर, एज ए सो बहुत सारे मिनिस्टर जो होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट के अंदर या पूरे मिनिस्टर्स, वो सारे कहलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक बात और जान लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक भी बंदा गया, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा कानून हुआ कि इसको हटा दिया गया, तो सारे के सारे जाएंगे। हाँ, कोई कुछ भी ऐसा हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, लॉ के खिलाफ हो, तो कोई एक जाएगा तो सब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो साथ में ही ये स्विम करेंगे और साथ में ही ये सिंक करेंगे, साथ में डूबेंगे और साथ में ही तैरेंगे। समझ में आया? अच्छा, एक बात और कि किसी बंदे को मिनिस्टर बना दिया, नरेंद्र मोदी साहब ने मिनिस्टर बना दिया 2014 में, मेरा ख्याल है हार गई थी इलेक्शन स्मृति ईरानी को, 2014 में उन्हें मिनिस्ट्री दे दी, उन्हें शायद एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम एचआरडी मिनिस्ट्री था 1985 से लेकर 2020 तक, 35 साल तक एचआरडी मिनिस्ट्री इसका नाम था। तो उसके बाद फिर एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया है 2020 में, ठीक है, ये गवर्नमेंट बदल के। तो कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहे हैं तो थोड़ा कलेक्ट करना। एचआरडी मिनिस्टर बना दिया किसको? स्मृति ईरानी को। अब स्मृति ईरानी जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा भी नहीं थी और मेंबर ऑफ राज्यसभा भी नहीं थी। तो अब उनको 6 महीने के अंदर मेंबर हो जाना है, चाहे राज्यसभा का हो जाए चाहे लोकसभा की हो जाए। तो लोकसभा का तो होना नहीं है, लोकसभा में या तो कहीं बाई इलेक्शन हो, वहां पे जाए और इलेक्शन जीत जाए तो मेंबर होंगी। तो लोकसभा का मेंबर होना तो थोड़ा मुश्किल है, तो राज्यसभा की मेंबरशिप उन्हें 6 महीने के अंदर ले लेना है, और अगर नहीं लेंगी तो मिनिस्ट्री उनसे छिन जाएगी। 6 महीने के अंदर अगर वो मेंबर नहीं हो गई किसी हाउस की, तो फिर उनसे मिनिस्ट्री ले ली जाएगी। तो उनको कर दिया गया, 6 महीने के अंदर मिनिस्ट्री दे दी गई, राज्यसभा के अंदर मिनिस्टर हो गई। अब बाद में 2019 में राहुल गांधी को हरा दी थी अमेठी से या रायबरेली से, जो भी है। तो फिर उसके बाद वो मिनिस्टर फिर बनी, फिर किस चीज की मिनिस्टर बनी? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनी, उससे चीजें हाथे ली, ठीक है। तो आप समझ गए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, ओके। और आप लोग इसको चेक करते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आखिरी फैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास किताब सामने नहीं है इस वक्त, नहीं तो हम कुछ अंदाजा भी हुआ करता। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। और कुछ बताना था? प्राइम मिनिस्टर ये करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, है ना। हाँ, कितने लोग मिनिस्टर हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही रह गई। कितने लोग? 30? पक्का? नहीं, गलत है। कितने लोग मिनिस्टर हो सकते हैं? अच्छा, मिनिस्टर 30, 40, 50 नहीं बताएगा, तो गिनती क्यों फिक्स करेगा? गिनती फिक्स कर देगा तो पता चला कि सीटें बढ़ा दी, अभी बढ़ने वाली है 8 से 16, तो फिर अब 31 रहेगा तो 31 ही उसमें भी रहेगा, तो रेशियो मेंटेन ही नहीं होगा। तो रेशियो और प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए वो गिनती नहीं बताता है, कोई चीज की गिनती नहीं बताई जाती है, ठीक है। क्या बताई जाती है? आर्टिकल। अच्छा देखो, सब लोग पहले क्या होता था,
अगर कोई बंदा जैसे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, और उसको लालच दे दिया है कि आप आओ तो आपको मिनिस्टर बना देंगे, भागाएगा बंदा वहां छोड़ के। लाइक अभी राघव चड्ढा वगैरह का मामला हुआ है। तो हाँ, तो चड्ढा तो एग्जाम्पल बन गए हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे, है ना। ऐसा काम करो कि दुनिया एकदम मिसाल दे, है ना। तो अब ये होता था कि लोग छोड़ देते थे। तो 2003 के अंदर एक अमेंडमेंट आया, 91st अमेंडमेंट। हम अमेंडमेंट को अलग मेंशन नहीं कर रहे, ज्यादातर यही बताए दे रहे हैं। 91st अमेंडमेंट 2003 आया, अमेंडमेंट 2003 के अंदर। हाँ जी, 91st अमेंडमेंट। इसके साथ कहा गया कि अब जो मिनिस्टर्स की गिनती होगी वो लिमिटेड होगी। कितनी होगी? 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, 15% से कम हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, मोर देन 15% नहीं हो सकते। यानी कि अगर कुल मैक्सिमम नंबर कितने हैं 550, तो इसके 15% ही मिनिस्टर हो सकते हैं। मिनिस्टर 15% निकालो जरा, बताओ, 82 नंबर करीब हो गए, है ना। तो मिनिस्टर ज्यादा से ज्यादा 80-82 ही हो सकते हैं, इससे आगे नहीं हो सकते। 80-82 मतलब 15%, फिक्स गिनती नहीं करना। 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते जी। समझ नहीं पा रहे? कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, ये तीनों मिनिस्टर बता दिए हमने, ठीक है। कुल मिला के 80-85, 80-82 से आगे नहीं हो सकते। ओके, 15% से आगे नहीं जा सकते। कौन सा अमेंडमेंट है? 91st अमेंडमेंट। यू हैव मोबाइल, फटाफट को गूगल कर लिया करो, ठीक है, ठीक है। जो अभी हम बता रहे हैं सबका चेक होना चाहिए, किसी पर यकीन नहीं, ठीक है। सबका चेक होना चाहिए। जो यकीन करता है भक्त बनता है और तबाह करता है अपने आप को भी और अपनी कौम को भी, है ना। भक्त किसी के नहीं, ठीक है। ज्यादातर रिलीजियस लोगों को भक्त बना दिया जाता है। तो रिलीजियस होना बहुत अच्छी बात है, बट भक्त रिलीजियस होना बहुत नुकसानदेह है। भक्त का मतलब वो भक्त नहीं जो भगवान की पूजा करते हैं, भक्त वो जो इंसान का भक्त होता है, बहुत खराब होता है। ओके, तो सबका चेक करना चाहिए। 91st अमेंडमेंट। तो हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बहुत सारी चीजें बता दी आपको, एक क्वेश्चन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। मोर देन 15% मिनिस्टर नहीं हो सकते। हाँ जी, एक 1982 में एक मूवी आई थी, मतलब मैंने देखा था, तो मैं एग्जांपल दे देता हूं उसको। एमएलए राम अवतार, उसमें यही स्टोरी थी कि मिनिस्टर बना के क्या क्या कुछ किया जा सकता है। एमएलए राम अवतार, मुझे याद भी आ रहा कि यही नाम था। 1982 की मूवी है, ठीक है, आई थिंक 82 की है। इसमें अंदर वही स्टोरी दिखाई गई है कि मतलब मिनिस्टर की लालच में क्या कुछ हो सकता है। एक आदमी जिसके साथ इतने सारे लोग हैं और एक आदमी जिसके साथ कोई नहीं है, अब मिनिस्ट्री की लालच देकर इन सबको अपने तरफ ले लेना, ठीक है। ये 1982 एमएलए राम अवतार की मूवी दिखाई गई है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। इस इंफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी आपको, मोर देन एनफ। नेक्स्ट, हाँ, विच हाउस इज आल्सो नोन एज पीपल्स हाउस। पीपल्स हाउस कौन सा हाउस कहलाता है? लोकसभा। लोकसभा तो पीपल्स हाउस है। पीपल्स हाउस क्या है? लोकसभा है। लोकसभा को पीपल्स हाउस कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस। अपर हाउस भी कहते हैं इसको, अपर हाउस। और लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। ओके, एक बात और, दोनों में कंपैरिजन कर लो। क्या कंपैरिजन है? दिस इज ए परमानेंट हाउस, दिस इज टेम्परेरी और डिसॉल्वेबल, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्वेबल, ठीक है। और ये है गया आपका परमानेंट। इसका जो मेंबर है उसका टेन्योर 5 इयर्स है और इसका मेंबर 6 ईयर है। इसका मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना चाहिए, इसको 30 होना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन आया कि इसका जो अंपायर होता है, जो इसका क्या स्पीकर। स्पीकर, अब स्पीकर का एक डिप्टी स्पीकर इसलिए होता है कि इफ स्पीकर इज नॉट वेल, स्पीकर डाइड,
ये सब हो जाए, कंडीशन आ जाए, तो डिप्टी स्पीकर इसकी जगह पे काम करे। ये डिप्टी स्पीकर भी होता है। अच्छा, इस स्पीकर के बारे में बहुत सारे, स्पीकर की बहुत पावर है। अच्छा, परमानेंट हाउस ये है लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा का जो हेड होता है, राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का जो अंपायर होता है, दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट है, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। वो कौन होता है? वीसी होता है, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ परमानेंट हाउस राज्यसभा, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और स्पीकर जो होता है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है, उसके हाँ मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, और उसको चुन लेते हैं। जैसे 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, तो 543 में एक को निकाल दिया जाएगा, उसको स्पीकर बना दिया जाएगा। स्पीकर विल बी एमंग द स्पीकर इज एमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। हाउस के मेंबर से ही एक बंदा मेंबर बन जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में बाहर से है, वाइस प्रेसिडेंट है। अब वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अपने पोजीशन की वजह से उसको उसका हेड बना दिया गया है। ओके, दोनों में कंपैरिजन कर लीजिएगा। ये राज्यसभा, अपर हाउस, लोकसभा, वीपी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल एक एक करके क्या कहना चाहती हूँ? क्या है लोकसभा के कंपोजिशन के लिए? अब आप लोग एक बात जान लो, एक बात बता दे। हाँ, क्या है कि पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ पार्ट डीपीएसपी, फोर्थ ए फंडामेंटल ड्यूटी, और फिफ्थ पार्ट ये है यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर मेंशन किया गया है सारी चीजें, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब इसके अंदर मेंशन है। तो आर्टिकल देख लो, ये है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, कितने आर्टिकल हुए बताओ जरा, कितने आर्टिकल हुए? 100 आर्टिकल हुए, देखते ही बताओ। 100 आर्टिकल हुए, क्यों? क्योंकि 51 आर्टिकल इंक्लूडेड, 100 आर्टिकल। अब देखो, अब इसके बाद 6 पार्ट आएगा। द 6 पार्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी बता दें हम आपको, इसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब के बारे में मेंशन होगा। अच्छा, आर्टिकल 152 टू 237, ठीक है, इसके बीच में ये सब मेंशन है। सीएम कैसे बनेगा, सीएम का मिनिस्टर कैसे होंगे, वहां भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, ये सब आर्टिकल इसमें मेंशन। ठीक है, ध्यान में देना। आया समझ में? तो अब आर्टिकल इसके बीच में आर्टिकल होंगे। जैसे आर्टिकल 61 क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक एक करके हमें नहीं याद है, लेकिन हमें ये याद है कि आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो, उस पर मुकदमे चलाने हो, उस पर केस करना हो, तो आर्टिकल 61 के तहत उसके ऊपर उसको इम्पीच किया जाएगा, और इम्पीच करके उसको रिमूव कर दिया जाएगा उसके पोजीशन से। और उसके जो उसने जो कुछ गलतियां की हैं, वो गलतियां ये होंगी कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये नहीं कि वो कुछ अपना पर्सनल कोई गलती किया हो तो उससे हो जाए, नहीं हो सकता है ना, वो फॉर पब्लिक है। ठीक है, तो आर्टिकल 61 हुआ। जैसे आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। आर्टिकल 79 है देयर शुड बी अ पार्लियामेंट, है पार्लियामेंट होना चाहिए, है ना। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, शैल भी लिखा है, शैल बी और शुड बी में कुछ फर्क है ना। 79, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 91, आर्टिकल 100, आर्टिकल 151, आर्टिकल 48 वो कैग के लिए बता दिया, सीएजी के लिए, है ना। इस तरह से चीजें आएंगी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए मुझे जैसे याद आ रहा है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। आर्टिकल 55 कहता है कि हाउ विल बी अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाएगा? इलेक्टोरल हाउस बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर होंगे, कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं उसके अंदर? 54 है या 55 है ना? 54 है, सही कर लीजिए, 54 है, कोई नहीं, पहले से ही हमने कह दिया कि गलत हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 58 कहता है कि प्रेसिडेंट
हाँ, क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 58 कहता है कि हु विल बी अ प्रेसिडेंट, व्हाट क्वालिटीज विल मेक हिम एबल टू बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वालिटीज क्या क्या होनी, इंडियन होना, सबसे पहले इंडियन कहा करो, बात खत्म। इंडियन होना चाहिए, पहली बात। एज 35 प्लस होना चाहिए या 35 होना चाहिए, है ना, 35 या 35 प्लस, ठीक है। और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहीं नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेसर हो तो रिटायर होना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी वकील हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यहां तक कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक चीज और है, हाँ, 35 प्लस में आ ही गया, है ना, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये चार चीजें एकदम होनी जरूरी है। यही वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशन है और यही प्रेसिडेंट की कंडीशन है। इंडियन नॉट ऑफ 35 प्लस, इंडियन होना चाहिए, है ना, अदर देन इंडियन नहीं बनेगा। ठीक है, अमेरिका भी बन सकता है, अदर देन इंडियन भी बन सकता है, अदर देन अमेरिकन भी बन सकता है। कोई था, वैसे तो सारे थे अदर देन अमेरिकन ही है, सारे के सारे, चाहे जॉर्ज वाशिंगटन हो चाहे ट्रंप हो, सब अदर देन अमेरिकन ही है। हाँ, है ना, वहां बन सकते हैं, ठीक है, वहां पे बदल सकते हैं, है ना। मागा क्या है, मागा का फुल फॉर्म क्या है, मागा, मागा पुलिस बनाया है ट्रंप ने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, टोपी लगाया रहता है उसी का, मागा, ठीक है। प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा थे, वो तो कहा जाता है कि कीनिया से थे। वो कीनिया क्या है, कीनिया इज अ कंट्री फ्रॉम, हाँ, जीसी क्या लिख दिया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक इंडिया अमेरिका ग्रेट अगेन, मीगा नहीं है, मागा है, ठीक है। टैरिफ लगा लगा के अमेरिका को ग्रेट बनाओ। अच्छा चलिए, हम लोग अपने टॉपिक से जा रहे हैं, तो हमारा ये बता दिया। अगला क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे एक फर्क और कर लो, लोकसभा में मेंबर होते हैं आजकल 550 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। बिफोर 2020 इट वाज 552, ठीक है। हाँ, अभी बताएंगे अमेंडमेंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम है 250, लेकिन एक्चुअल है 245, यहाँ 543, हाँ ना, 245 मेंबर्स जो है उसको ऐसे कैटेगराइज कर दो, 245 को 12 अलग कर दो और 233 अलग कर दो। ये होते हैं इलेक्टेड, ये होते हैं नॉमिनेटेड, nominated by president, nominated by president, president will nominate, nominated members are 12, nominated 12 और elected 243 elected होते हैं, ठीक है। अब वैसे तो 38 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 12 इलेक्टेड होते हैं, जिसमें अभी इलेक्टेड बहुत सारे हैं, एक्टर्स वगैरह जो आज आ गए थे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर भी मेंबर बने थे यूपीए गवर्नमेंट में, है ना, बहुत पहले वो बनी थी एक्ट्रेस, नरगिस बनी थी, रेखा बनी थी, ये सब बनी है ना, एक्टर बने। जावेद अख्तर थे, है ना, जावेद अख्तर भी थे, जावेद अख्तर, शबाना आजमी भी थी, अभी बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन अभी मैं जो याद आ रहा है ना, ठीक है। हम लोग अपोजिशन वालों को ज्यादा याद किए हैं, ये खास बात है ना। ओके, ठीक है, नॉमिनेशन 12 हो गए, तो नॉमिनेशन पहला क्वेश्चन हो गया कि नॉमिनेशन 12 का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में कोई नॉमिनेशन है, लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, पहले थे अब खत्म हो गए, पहले 2 नॉमिनेटेड होते थे, एंग्लो इंडियन 104th अमेंडमेंट के तहत इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। 2 नॉमिनेशन जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता था, दैट इज एबोलिश्ड इन 104th अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट में इसको एबोलिश कर दिया गया। अच्छा, इस अमेंडमेंट में तहत एक बात और हुई है, और लोकसभा में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन किसकी है, एससी कम्युनिटी का, अभी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, वुमेन वाला, एससी कम्युनिटी का है और एसटी कम्युनिटी का है। एससी के कितने मेंबर हैं, 84 member are reserved from SC community and ST community have 47 member reserved. So in
लोकसभा 131 मेंबर्स आर रिजर्व्ड, ठीक है। दिस रिजर्वेशन had started in the very beginning of the Indian Republic. इंडियन रिपब्लिक वेरी बिगिनिंग है, हर 10 साल पे ये कहा गया था खत्म कर देंगे, लेकिन हर 10 साल पे इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो जब इसको खत्म किया गया 104th अमेंडमेंट में 2021 में, जब 2020 में जब इसको खत्म किया गया तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया, इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया कि इस रिजर्वेशन को हम बाकी रखेंगे और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है इसको हम खत्म कर देंगे। यानी रिजर्वेशन जब सबसे पहले बनाया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तो ये हुआ कि जब हम इन लोगों को एलिजिबल कर देंगे, काबिल बना देंगे, पोजीशन अच्छी कर देंगे इनकी, तो इस रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। लेकिन हर 10 ईयर्स पे उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, बिकॉज फुल इंप्लीमेंटेशन तो हुआ है मगर अभी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, मतलब ये गवर्नमेंट कहती है। ओके, तो 2020 में एक्सटेंड कर दिया गया एससी और एसटी के रिजर्वेशन को और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state पंचायती राज सिस्टम does not apply? एक स्टेट ऐसा है जहां पंचायती सिस्टम नहीं है, मिजोरम है। मिजोरम इज द स्टेट वेयर पंचायती राज सिस्टम इज नॉट वर्किंग, इज नॉट, पंचायती राज हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इन मिजोरम। मिजोरम में इंप्लीमेंटेशन नहीं है इसका। अच्छा, हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन बनाया है कहीं से, मैंने ओल्ड क्वेश्चन भी उठा लिया हो, तो अपडेट भी कर लीजिएगा, इसीलिए कहते हैं गूगल कर लेना, ठीक है, आजाद हो, आके बता देना कि आपने गलत बताया था, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, मिजोरम में नहीं है पंचायती राज। आगे चले, सबसे पहले किस स्टेट में पंचायती राज शुरू हुआ? राज्यसभा, राजस्थान में। राजस्थान में उस वक्त शुरू हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज नॉट देयर फॉर द पंचायती राज। आगे चल रहे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हु कैन डिसॉल्व द, प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। अभी देखो वो ममता बनर्जी की वो खत्म हुई है, तो किसने डिसॉल्व किया? गवर्नर ने। स्टेट में गवर्नर वही काम करता है जो पूरी कंट्री के लिए प्रेसिडेंट करता है। तो गवर्नर ने आज डिसॉल्व कर दिया 7 मई को, 8 मई, कल 7 मई था, डिसॉल्व कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। अब नई विधानसभा बनेगी, वहां स्टेट में कहेंगे विधानसभा बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, और अगर दिल्ली की बात होती तो कहते हैं हम लोकसभा बनेगी, ठीक है, नई लोकसभा बनेगी, जो 2024 में नई लोकसभा आएगी। ओके, What is upper limit of लोकसभा? लोकसभा की अपर लिमिट क्या है? 550 है, 550 से मोर देन नहीं हो सकता है। अभी ये हो सकता है कि 2-4 महीनों में ये 816 हो जाए, तो आप लोग अपडेट हो जाइएगा, है ना। Which state has maximum number of लोकसभा? मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा किस स्टेट से आते हैं? तो यूपी से आएगी, जो पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन के बेस पे होता है, तो 31 मेंबर इज कमिंग फ्रॉम यूपी एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मेंबरशिप की मैक्सिमम नंबर यही है जो यूपी से आती है। सबसे कम कहां से आते हैं? सिक्किम से आती है 1, ठीक है। Which state has the highest number of राज्यसभा? राज्यसभा का वही यूपी है। अच्छा सॉरी, मैं लोकसभा का गलत कह रहा हूं, ये राज्यसभा का है और लोकसभा के लिए 80 है। हाँ देखो, ऐसे गलतियां हो जाती है, आदमी समझ रहा है कि हम सही कह रहे हैं। लोकसभा के लिए 31 है और राज्यसभा के लिए 80 है। उल्टा कह रहे हैं फिर। लोकसभा मेंबरशिप ऑफ यूपी इज 80 एंड राज्यसभा मेंबरशिप इज 31। सिक्किम में भी एक ही आता है, लोकसभा में भी, तो रख लिया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में होता ही नहीं इनका मेंबर। हाँ, दोनों में से एक। गोवा से भी एक ही आता है। देख लेना आप लोग, काउंट देख लेना, हो सकता है कि मैं मिस्टेक पे हूं, क्योंकि मैंने अब याद नहीं कर रखा है। जैसे पढ़ाना होता है तब उसके एक बार बुक देख लेते हैं। अब आज था कि अब इंग्लिश की क्लास है, तो मैंने सोचा इंग्लिश में सब कुछ हो ही चुका है, हम क्या इंग्लिश पढ़ाए, ये पढ़ा दे, तो हम बदल गए, इसलिए थोड़ा सा। जी, अब बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। Speaker of लोकसभा is elected by whom? स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन चुन रहा है?
तो मेंबर ऑफ राज्यसभा ही अपने में ही सब लोग वोट डाल के इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये बंदा लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का स्पीकर रहेगा। स्पीकर के बाद एक पावर है कि अगर दो बातों पे प्लेबिसाइट हो रहा है, मोमेरेंडम हो रहा है, वोटिंग हो रही है किसी बात पे, ठीक है, और 50% इधर चले गए, जैसे 542 ही तो रह गए, स्पीकर तो अलग हो गया। अब 542 का आधा कितना हुआ, 271 ने कहा यस, अब 271 ने कहा नो, तो अब किसकी तरफ, किसको पास किया जाए, दोनों पॉसिबल हैं, तो क्या करेगा, स्पीकर अपना वोट डालेगा। अगर इधर गया तो यस हो गया, और अगर इधर गया तो नो हो गया। इस वोटिंग पावर को एक नाम दिया गया है, इस वोटिंग को एक नाम दिया गया, उस वोटिंग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट इज द पावर ऑफ स्पीकर, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट इज द पावर ऑफ स्पीकर। कहीं ऑप्शन में दिया होगा, एक क्वेश्चन ये आया था, जामिया ने नहीं पूछा था, ये कहीं और आया था कि क्वेश्चन ये था कि ये आपको दिया गया था कि स्पीकर का वो वोटिंग है, तो कास्टिंग वोट, डिसाइसिव वोट डिफरेंट दिया गया था, तो ये कास्टिंग वोट इसका नाम है। इसका सुना है मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब पहली लोकसभा बनी इंडिया की, पहला इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो ये तय हुआ कि इंडिया की लैंग्वेज क्या रहेगी। ये सवाल उठा कि इंडिया की लैंग्वेज क्या रहे, नेशनल लैंग्वेज तो कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहे। प्लीज पे योर अटेंशन। तो ये हुआ कि कौन कौन सी लैंग्वेज इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती थी, कौन कौन सी लैंग्वेज हो सकती थी 1947? हाँ, क्या क्या हो सकती थी? बंगाली तो नहीं हो सकती, बंगाली जानता है, आप हरियाणा में रहते हो, बंगाली का एक लफ्ज नहीं जानते होंगे? नहीं, आज बोली जाती है। उस वक्त क्या था कि उर्दू बोली जाती थी इंडिया में ज्यादा, अब दूसरे नंबर पे हिंदी डेवलप हो रही थी। रुक जाइए, अब उर्दू हो गई, फिर फारसी नहीं हो गई, तो हिंदी और उर्दू पे बराबर वोटिंग हो गई। 50% लोगों ने कहा कि हिंदी रहेगी, 50% लोगों उर्दू रहेगी। तो उस वक्त स्पीकर पोस्ट पे, यानी कि प्रेसिडेंट थे, वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद इधर चले गए तो हिंदी हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। ये मैंने सुना है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। कोई बात इतनी ज्यादा कही जाती है कि वो सुनी इतनी रहती है कि किताब में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब क्लास में था तो बता दिया, ठीक है। लेकिन दिस वाज कोटेड बाय वन ऑफ द प्रोफेसर्स ऑफ जामिया इस्लामिया, सो आई कोटेड हियर, है ना। तो ये हुआ कि हिंदी, उर्दू लैंग्वेज खत्म हो गई, हिंदी आ गई, ठीक है, नहीं तो उर्दू लैंग्वेज होती। चलिए, क्लास में ना कीजिए, क्लास में सब ना कीजिए। सर अगर दर्द कर रहा है तो आप जाके उधर आराम कीजिए या पीछे चले जाइए, हम बड़े सख्त हैं सब चीजों में। ओके, ठीक है। और क्या बताना है, अगला क्वेश्चन बताइए। लोकसभा स्पीकर समेत रिजिग्नेशन, अगर लोकसभा स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन देना हो तो किसको दे? इन्होंने ऑप्शन बताया डिप्टी स्पीकर को दे। आप क्या कहना चाहते हैं? सबको लग रहा है कि प्रेसिडेंट को देना चाहिए, बट आप सही हो, डेप्यूटी स्पीकर को देगा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को देगा। डिप्टी स्पीकर फिर पहुंचाएगा सबके पास, है ना, डिप्टी स्पीकर को दे देगा। अच्छा, प्रेसिडेंट को देना हो तो किसको दे? प्रेसिडेंट से बड़ा तो कोई है नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट को दे दे। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा ले जाए, राज्यसभा फिर आगे का प्रोसेस छोड़ दो। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ इंडिया में कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, जाकिर हुसैन की, फिर वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब प्रेसिडेंट का चेयर खाली नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, तो सीजीआई वाइस प्रेसिडेंट का एज ए काम कर रहा था, ठीक है। 1966 नहीं 1969। अच्छा, 1969 इज द ईयर व्हेन ऑल द प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज, सारे बैंकों को नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। कौन सा वो 5 ईयर प्लान था? 4th 5 ईयर प्लान, मेरा ख्याल है 4th या 5th था, ठीक है, मैंने अभी बताया था परसों। तो 4th 5 ईयर प्लान में इसको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब
प्राइवेट थे तो गवर्नमेंट का बना दिया गया। अच्छा, नहीं नहीं, मर्ज नहीं किया, सबको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब कर दिया कि खरीद लिया, कहा कि ये गवर्नमेंट का है। ये जैसे ये हमारी प्राइवेट लाइब्रेरी, ये प्राइवेट लाइब्रेरी चल रही है शिखर के अंदर, तो इसको गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए और कहा कि अब ये हमें दे दो। और ये उल्टा हो रहा है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट का है तो वो प्राइवेट को प्राइवेट कर रहे हैं। दोनों की अपनी पॉलिसी है, कोई बुरी कोई अच्छी की बात नहीं हो रही है। अब ये प्राइवेट कर रहे हैं, वो नेशनलाइज किए थे। यही नेशनलाइजेशन के बारे में हमने बताया था। सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने की कोशिश की इजिप्ट ने, तो फिर उस पर सुएज क्राइसिस हुआ 1956 में। एक खास बात और होता, इसरो बना था, सही है। इज देयर एनीवन who have objection? इसरो was organized in 1969, ठीक है। पहले से रिसर्च चल रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे कर रहे थे, लेकिन ये इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पे? आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटका में है। लेकिन कर्नाटक किस डिस्ट्रिक्ट में है? बेंगलुरु ही हो सकता है ना, सबसे बड़ा तो बेंगलुरु ही है। Bangalore was the name of Bengaluru city before 2011। 2011 में बेंगलुरु कर दिया गया। अच्छा, उत्तराखंड का पहला नाम क्या था? उत्तरांचल। 2000 में जब उत्तरांचल बना था, फिर 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया। आगे चले, अगला क्वेश्चन। एमपी बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? अभी बता चुके, 25 साल। अच्छा, 25 साल का कोई आदमी एमपी बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको लोकल गवर्नमेंट लड़ना, लोकल इलेक्शन लड़ना है, प्रधान का इलेक्शन लड़ना है और डिफरेंट पोस्ट होते हैं, तो उसमें 21 साल होता है। उसमें एक खास बात और कर लो कि वहां पर रिजर्वेशन है 1/3 वीमेन, है ना। 33% सीटें जो है वो रिजर्व्ड है फॉर वीमेन। अगर 100 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है तो 33 विल बी फॉर वीमेन, ओके। ये यहां रिजर्वेशन है। अच्छा, लॉ बना दिया गया 2030 में लोकसभा में, ये अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और बीजेपी गवर्नमेंट वाज conditionally proceeding this formula that this reservation will be given when this seat will be extended to 816। तो 816 जब कर देंगे तब करेंगे, तो that is not implemented yet, है ना। तो ये सब देख लेंगे आप लोग। तो 33 मेंबरशिप है। अच्छा, ये 33 रिजर्वेशन कब दिया गया है, किस ईयर में? 33% रिजर्वेशन कब दिया गया है? तब 2013 में गवर्नमेंट बदल गई, वो बैंक ही खत्म हो गया। ये लखनऊ में हमारे खुला हुआ था, मतलब खोल दिया गया था। बहुत तेज इंप्लीमेंटेशन इसका हुआ था 2013 में, ठीक है। अब वो बैंक, अब वो पता नहीं कहां, बिल्डिंग भी गई, हम लखनऊ में जगह भी नहीं जानते कहां था, है ना। तो भारतीय महिला बैंक भी था, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डिसाइसिव, है ना। लोकसभा में कौन वोट नहीं डाल सकता? नहीं, वोट डालेगा जो डिसाइसिव है। तो डिसाइसिव उसी का है, स्पीकर का। स्पीकर ही तो फर्क कर देगा। हिंदी उर्दू वाला भी एग्जांपल दिया। एग्जांपल क्यों दिया? ताकि आपको याद हो जाए, है ना। कास्टिंग वोट, है ना, कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करेगा और दैट विल मेक अ डिफरेंस। डिसाइसिव कंडीशन होगी, है ना। In order to precedence, the speaker has an equal rank. हाँ, स्पीकर का रैंक क्या है? स्पीकर का रैंक, जैसे प्राइम मिनिस्टर का रैंक क्या है? प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर आता है, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट आता है। प्राइम मिनिस्टर का तीसरा हाई है। अच्छा, स्पीकर का जो रैंक है वो सीजीआई के बराबर है। रैंक जो है वो सीजीआई के बराबर है, पैरेलल चलता है। सीजीआई जितनी पोजीशन उतना ही स्पीकर की पोजीशन, ठीक है। दोनों का रैंक सेम है। इन ऑर्डर टू प्रेसिडेंस, आप लोग इसको ग्रुप पे शेयर कर लेना ताकि सारे स्टूडेंट समझ पाए क्वेश्चन को, ठीक है। वर्ड बड़े अहमियत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Legislative Assembly of Delhi can make laws on land public use. किस पर बना सकती है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली किस पर बना सकती है? तो लैंड पे लॉ बना सकती है, पब्लिक पे बना सकती है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेगी, लेकिन पुलिस पर नहीं बना सकती। पुलिस इज अंडर होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, है ना, ओके। तो पुलिस पे नहीं बना सकती, लैंड पे बना सकती है,
कहाँ पे बिल्डिंग रहेगी, कहाँ की बिल्डिंग गिरा देनी है, कहाँ तोड़ फोड़ कर देनी है, कहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देनी है, सब बना सकती है। लैंड वाला हो गया, पब्लिक पे बना सकता है, किसके लिए स्कूल खोलना है, कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है, पब्लिक के बेहतरी के लिए क्या करना है, 1500 रुपया देना है, नेट वाईफाई देना है, फ्री कर देना है, कुछ चीजें बस ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वेलफेयर में ये अच्छा काम है ना। ठीक है, ये आज ये पब्लिक कर सकती है, पुलिस पे नहीं कर सकती है। Which one of them ought to uphold the constitution and the laws? नहीं समझ पाए। Which one of them ought to uphold the constitution and the laws? अच्छा, किसका किस